बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल के डिस्कस करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड वगैरह, फ्लैजेला, पिलाई वगैरह। अब जो कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स, मीज़ोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, स्पोर्स, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स अभी रहते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन। ये हमने पहले 4th चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा है राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, दाने दाने हैं, आरएनए और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं। ज़ाहिर है अब हम बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं। यूक्रियोट्स में तो हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये आर की सरफेस पे भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। यहाँ चूँकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता नहीं है बैक्टीरियल सेल में, तो राइबोसोम्स जो हैं ज़्यादातर आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे या अंदरूनी तौर पे जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ भी अटैच मिलेंगे। बाकी फंक्शन इनका वही है कि दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज़। इनमें प्रोटीन्स बनती हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल। हर बैक्टीरियल सेल में हज़ारों की तादाद में राइबोसोम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या है कि यूकैरियोटिक सेल की निस्बत जो इनके राइबोसोम्स हैं दे आर स्मॉलर। इनके राइबोसोम्स क्या हैं? साइज़ में छोटे हैं। फ़र्क क्या है वो हमने पढ़ा था। उधर 60 और 40 के दो हिस्से होते हैं। लार्ज सब यूनिट 60 का होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40 का होता है। यहाँ लार्ज 50 का होता है, स्मॉलर 30 का होता है। और इन दोनों के मिलने से ओवरऑल 70S का राइबोसोम बनता है। हमने बताया था कि ये फ्यूज़ होते हैं, तो ओवरऑल फ्यूज़ होने से, और जब हम ये जो एस का मतलब यहाँ इनका कोई वॉल्यूम या साइज़ नहीं है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो एस है ये स्वेडबर्ग है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। कि जब हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो 50S उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट 30S है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट क्या है? 70S है। ये जो S है ये इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट है। तो बेसिकली स्मॉलर है, वो जो यूकैरियोट्स का होता है वो 80S का होता है, इनका 70S का होता है। बाकी फंक्शंस वही हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है मीज़ोसोम्स। मीज़ोसोम्स क्या हैं? पहले हम एक डायग्राम आपको दिखा दें। ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसके अंदर मीज़ोसोम। मीज़ोसोम कैसे बनते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। ये देखिए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई है कि ये नालीनुमा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मीज़ोसोम्स। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। इन्वेजिनेट होने के बाद उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीज़ोसोम्स। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड अ मीज़ोसोम। कि जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसे मीज़ोसोम कहते हैं। मीज़ोसोम वेजिकल की शक्ल के भी हो सकते हैं, गोल गेंदनुमा जो अंदर इनफोल्डिंग हुई है वो गेंदनुमा भी हो सकती है, ट्यूब नुमा भी हो सकती है, या लेमिली। लेमिली मतलब कि जो अंदर ब्रांच्ड है, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये ब्रांच्ड है। एक तो इधर को भी शाख गई है, इधर को भी शाख, ये सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट होती है और मीज़ोसोम बनते हैं, ये मीज़ोसोम का काम क्या है? एक्चुअली ये है तो सेल मेम्ब्रेन जो अंदर को इन्वेजिनेट हुई, और फंक्शन इसने क्या परफॉर्म करना है? अब देखें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ़र्क है, वो एक फ़र्क ये भी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटस, ये इस तरह के ऑर्गेनेल्स तो हैं नहीं बैक्टीरिया के अंदर। पर बैक्टीरिया के अंदर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये काम नहीं होते। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो फिर भी होती है बैक्टीरिया में। क्लोरोफिल मौजूद होता है कई बैक्टीरिया में। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया चाहे नहीं है,
लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन तो फिर भी होती है बैक्टीरियल सेल में। इसी तरह गोल्जी एपैरेटस चाहे नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी कई चीज़ें सेक्रीट करता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे नहीं है, पर राइबोसोम मौजूद है, प्रोटीन्स तो फिर भी बनती। तो इसका मतलब है बैक्टीरियल सेल में चाहे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज नहीं है, लेकिन उनके फंक्शंस किसी ना किसी तरह फिर भी बैक्टीरिया के अंदर हो रहे होते हैं। अब वो फंक्शन कैसे हो रहे होते हैं? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उससे मुतल्लिका होता है एंजाइम। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। अब फ़र्ज़ करें मेसोसोम का काम, अब बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मेसोसोम्स के ऊपर अटैच होती है। ये आपको ये जो मेसोसोम नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन्स के इसके ऊपर अगर फोटोसेंसिस वाले एंजाइम अटैच हो जाएं तो इस मेसोसोम का काम हो जाएगा फोटोसेंसिस। अगर इसके ऊपर रेस्पिरेशन के एंजाइम अटैच हो जाएं, एनर्जी प्रोडक्शन के एंजाइम अटैच हो जाएं, तो मेसोसोम का काम है एनर्जी प्रोडक्शन। तो मेसोसोम मुख्तलिफ़ चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। मेसोसोम का काम है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। मेसोसोम जो है कई चीज़ें बाहर खारिज करने में भी हेल्प करते हैं। सम मेसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन दी एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम। फिर हमने कहा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी इनके ऊपर मौजूद हैं। तो जब रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके ऊपर मौजूद होते हैं तो इसका मतलब है इनका एक फ़ंक्शन जो है वो रेस्पिरेशन भी बन जाता है। तो मेसोसोम जो है मुख्तलिफ फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। और मेसोसोम हैं क्या कि सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो ये चाहे वेजिकल की शक्ल इख्तियार करे, ट्यूब की शक्ल इख्तियार करे, लैमेली की शक्ल इख्तियार करे, तो ये मुख्तलिफ फ़ंक्शन है। कोई डीएनए रेप्लिकेशन, कोई फोटोसेंसिस कह लें, या सेल डिवीजन कह लें, या रेस्पिरेशन कह लें, इनके मुख्तलिफ फ़ंक्शन हैं। इसके बाद है ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़, देखें बैक्टीरिया कहाँ मौजूद हैं। साइंसदानों के ख्याल में ओवरऑल भी अगर हम जनरली बात करें तो बैक्टीरिया जो है तकरीबन हर कहीं मौजूद है। हमारी हवा में, हमारी मिट्टी में, हमारे पानी में, हमारे स्किन में, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। बैक्टीरिया जिस माहौल में भी होते हैं वो कम्पिटिटिव माहौल है। मतलब अगर सॉइल में मौजूद है तो सॉइल में पानी है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो सिर्फ बैक्टीरिया ने थोड़ी इस्तेमाल करने हैं। वो न्यूट्रिएंट्स, वो पानी, वो पौधों ने भी इस्तेमाल करने हैं, दूसरे जानदारों ने भी इस्तेमाल करें। तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ वेरी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया किसी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं जहाँ हमेशा खुराक के लिहाज से न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन है, क्योंकि अकेले बैक्टीरिया नहीं है जिन्होंने वो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने। पानी में या तो पानी में दूसरे जानदार भी हैं, मिट्टी में या तो मिट्टी में दूसरे जानदार भी हैं, अगर किसी और जगह पे हैं तो और भी जानदार है ज़मीन पे रह रहे हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। जब एक कंपटीशन डेवलप होता है तो बैक्टीरिया को हमेशा सामना करना पड़ जाता है न्यूट्रिएंट्स की कमी का। तो फिर जब कभी उनको न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने की या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की आप कह लें मौका मिलता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को जज़ब भी कर लेते हैं। सो दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। तो चूँकि माहौल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो इसलिए इनके अंदर एबिलिटी है कि अगर माहौल में इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कभी मिल जाए तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अपने अंदर जज़ब करके उनको स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर किसी वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद करके नहीं करते, स्टोर अंदर होते हैं वो आप कह लें कि केमिकल्स या मुख्तलिफ। अब जैसे उन्होंने लिखा देज में भी ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फैट, फॉस्फेट, इन चीज़ों को वो स्टोर करते हैं। तो जब ये चीज़ें स्टोर होती हैं तो ये अंदर ग्रैन्यूल्स की सूरत में या स्टोरेज बॉडीज़ की सूरत में स्टोर होती। तो कई बार बैक्टीरिया को अपने अंदर वेस्ट भी स्टोर करना पड़ता है। सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड, कि सेल के अंदर वेस्ट चीज़ें भी स्टोर होती हैं और वक्तन फ़क्तन जब बैक्टीरिया को मौका मिलता है वो इन वेस्ट को खारिज भी करता रहता है। अब वेस्ट कौन सी हैं जो बैक्टीरिया अपने अंदर स्टोर करके रखता है? उसमें है अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये चीज़ें अपने, ये इनके वेस्ट हैं। उस जो यूज़फुल चीज़ें हैं जो ये अपने अंदर स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फैट और फास्फेट्स वगैरह। तो ये बेसिकली ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ जो बैक्टीरिया का एक पार्ट हमारा रहता था। नेक्स्ट है स्पोर्स। अभी हमने पिछले टॉपिक में बात की ग्रैन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज़ में कि बैक्टीरिया चूँकि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमेशा इसके इर्द गिर्द कम होते हैं। तो स्पोर्स कब बनते हैं? स्पोर्स कब बनते हैं कि जब कभी कंडीशन हो जाए बिल्कुल अनफेवरेबल। यानी अनफेवरेबल मतलब ये है कि बैक्टीरिया के पास पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, माहौल नासाजगार है, बैक्टीरिया को
डेथ का खदशा है, तो बैक्टीरिया उस अनफेवरेबल माहौल में कैसे सर्वाइव करता है? वो बना लेता है स्पोर्स। तो सर्टन स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, बैक्टीरिया स्पोर्स भी बनाते हैं, आइदर एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब जो बैक्टीरिया का सेल है उसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। वो स्पोर बैक्टीरिया के सेल के बाहर भी बन सकते हैं, एक्सोस्पोर, और विद इन दी वेजिटेटिव सेल या सेल के अंदर भी बन सकते हैं, एंडोस्पोर। तो अगर सेल के अंदर बनेंगे तो एंडोस्पोर कहेंगे, या सेल के बाहर बनेंगे तो एक्सोस्पोर। ये स्पोर क्यों बनाए हैं? क्योंकि कंडीशन हो गई अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब फ़र्ज़ करें या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, या पानी नहीं है, खुश्की है, या ये कह लें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका मतलब वो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल माहौल में स्पोर्स बनते। स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट। स्पोर्स जो है इनका डोरमेंट का मतलब है पॉज होना, रुका हुआ होना। इनका मेटाबॉलिज्म रुका होता है, ये इनएक्टिव होते हैं। पूरा बैक्टीरिया की सेल की डेथ भी हो जाए पर स्पोर्स जो हैं इनकी डेथ नहीं होती, स्पोर सर्वाइव कर लेते हैं। और जब कंडीशन कल को फिर से फेवरेबल होगी तो क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं, चाहे वो सेल के अंदर बने या चाहे सेल के बाहर बने, इन्हीं स्पोर से फिर से नया बैक्टीरिया बन जाएगा। स्पोर्स जो हैं रेजिस्टेंट हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट में, जो जैसे लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी है उसके लिए भी रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंट, डेसिकेशन यानी खुश्की का भी असर नहीं होता बैक्टीरियल सेल स्पोर्स पे, पीएच का, केमिकल्स का असर नहीं होता। और जब कभी कंडीशन फेवरेबल होती है, दोबारा से आखिरी सेंटेंस में मेंशन है कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल। और जब कल को कंडीशन दोबारा से फेवरेबल होती है तो फिर बेसिकली ये दोबारा से बैक्टीरिया का सेल बना देते हैं। तो इस डायग्राम में आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि बैक्टीरियल सेल कैसे बनता है। वेजिटेटिव सेल है, ये समझ लीजिए एक सेल है, कंडीशन होगी अनफेवरेबल, तो ये क्या करता है वेजिटेटिव सेल? सेल के अंदर एक दीवार सी बनती है, सेल दो हिस्सों में बंट जाता है, एक छोटा सा हिस्सा, एक बड़ा सा हिस्सा, दरमियान में जो दीवार है इसे सेप्टम कहते हैं। अनइक्वल डिवीजन हुई ना, आधा आधा नहीं बटा, एक बड़ा हिस्सा बना, अनइक्वल डिवीजन को कहते हैं एसिमेट्रिक। फिर क्या होता है, वो जो सेल का छोटा सा हिस्सा सेल बना, फिर उसकी दीवारें मोटी होती हैं, उसके अंदर फूड वगैरह स्टोर होता है, और वो बन चूँकि सेल के अंदर बन रहा है उसे हम कहेंगे एंडोस्पोर। फिर उसका इर्द गिर्द कोट बनता है और पूरे बैक्टीरियल सेल की डेथ भी हो जाए, लेकिन ये जो अंदर स्पोर बन गया इसकी डेथ नहीं होगी। और कंडीशन जब फेवरेबल होगी, इसी स्पोर से फिर से यही बैक्टीरिया बन जाना। और ये जो अमल सेल के अंदर हुआ है, यही अमल सेल के बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर हुआ है तो एक्सोस्पोर, अगर अंदर हुआ है तो एंडोस्पोर। इसके अलावा जो स्पोर्स के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी है सिस्ट बनाने की भी। सिस्ट क्या है? स्पोर और सिस्ट में फ़र्क ये है, बनते दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में है, लेकिन स्पोर तो बैक्टीरिया के सेल से बना, उसके अंदर छोटा सा या उसके बाहर। सिस्ट जो है ये सेल ही होता है बैक्टीरिया का, यानी बैक्टीरिया का सेल अपने अंदर तब्दीलियाँ लाता है, ये अपनी दीवारें थिक कर लेता है, अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है और डोरमेंट हो जाता है। स्पोर तो बैक्टीरियल सेल से अलहदा अंदर या बाहर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सिस्ट ये बैक्टीरिया का सेल खुद ही है कि सिस्ट आर डोरमेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स, यानी डोरमेंट हैं स्पोर की तरह, इनकी दीवारें थिक हैं और ये खुश्की को बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, यानी जो वेजिटेटिव सेल है बैक्टीरिया का, जो नॉर्मल सेल है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, वो डिफरेंट सा हो जाता है। डिफरेंस क्या है कि वो पहले डोरमेंट नहीं था तो डोरमेंट हो गया, पहले उसकी दीवारें थिन थी तो थिक हो गई, पहले वो खुश्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो खुश्की को बर्दाश्त कर सकता है। और कल को कंडीशन फेवरेबल होगी, फिर से ये तब्दीलियाँ ख़त्म, यही जो सिस्ट है ये दोबारा नॉर्मल सेल में चेंज हो जाएगा। बस फ़र्क क्या है स्पोर और सिस्ट में, अब बर्दाश्त के हवाले से, कि दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। स्पोर तो टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सिस्ट चूँकि सेल ही होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो स्पोर है वो बनता सेल से ही है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई लो हो जाए उसको इतनी टेंशन नहीं। लेकिन अगर सिस्ट है उसके इर्द की टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर सिस्ट की डेथ हो सकती है। बाकी खुश्की वगैरह, केमिकल्स, पीएच वगैरह को बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन टेम्परेचर के लिए वो रेजिस्टेंट नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे बैक्टीरिया के सेल के जो हमारे रहते थे। इसको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया, राइबोसोम, मीजोसोम्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह, स्पोर्स और स्पोर्स की टाइप्स, आगे सिस्ट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। आप मैसेज किया करें इनबॉक्स में, और मैं इंशाल्लाह आपकी बातों का, आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगा इंशाल्लाह। फिर हम अपने दिन के हिसाब से, नए लेक्चर के हिसाब से आपसे मुलाकात करेंगे। अब के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।